शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पुतिन पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का सबसे बड़ा बयान आया है कि पुतिन तर्कहीन है, उनके पास तर्कों की कमी है, पुतिन तर्कहीन है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन पूरी तरह से पगला गए हैं, पूरी तरह से पागल हैं। ये नीदरलैंड के पीएम का भी कहना है। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट का यह बयान सामने आया है। यानी पुतिन न केवल चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं, बल्कि अब पुतिन के ऊपर जुबानी वार भी शुरू हो गए हैं। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि पुतिन बिल्कुल तर्कहीन है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। नीदरलैंड के पीएम का कहना है कि पुतिन पूरे तरीके से पागल हो गए, जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता देते हैं। पश्चिमी देशों पर यह प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लग रहा है कि पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जबकि बेलारूस का दावा है कि पुतिन बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यह दावा एक तरफ किया जा रहा है कि पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिक हालत ठीक होती तो इस तरीके से अब तक वो युद्ध को जो है युद्ध विराम में तब्दील कर दिया होता, इसलिए उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन कहा गया है कि यह पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है। बेलारूस का दावा है कि पुतिन बिल्कुल ठीक है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त इस युद्ध को बयां करती हैं। क्यों ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तो हमले के बाद चेन्नई में भीषण आग लग गई, दूसरी तरफ बर्बादी का मंजर मारिउपोल में अब भी लगातार नजर आ रहा है। लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। खार्किव में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, वहीं सेना का डिपो खाक कर दिया गया। वहीं रूस को यूक्रेनी सेना ने रोक दिया है, रूस को रोका है। यूक्रेनी सेना ने पुल उड़ा दिया है, इस कारण से रूस की सेना को रोक दिया गया है रास्ते में। वहीं यूक्रेनी सेना पर भी हमला किया गया है। वहीं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। रूस को रोकने की यूक्रेनी सेना की रणनीति फिलहाल काम आ रही है। यूक्रेनी सेना ने अपने पुल को उड़ा दिया है। रूसी काफिले को रोकने के लिए पुल तबाह कर दिया गया है, इस पुल को उड़ा दिया गया है, पुल को रोक दिया गया है, पुल को तोड़ दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को तबाह कर दिया ताकि रूस की सेना आगे ना बढ़ पाए। यूक्रेनी सेना की रणनीति काम आ रही है। फिलहाल जैसे जैसे रूस की सेना आगे बढ़ रही है, यूक्रेनी सेना भी डट कर मुकाबला कर रही है और इस पुल को उड़ा दिया गया है। यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा हमला है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। यूक्रेन पर हमले का यह सबसे नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेन पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। हमले का नया वीडियो सामने आया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यह नया हमला किया गया है। तो एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से न केवल रूस की सेना को रोका गया, बल्कि पहले जो है अपना ही पुल उड़ा दिया गया, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में रूस की सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है और रूस की सेना ने यूक्रेन पर यह हमला किया है। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं इस वक्त के हमले के।
इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा मौजूद हैं। साथ ही साथ आरएस मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, 25 दिन हो गए हैं जहां 24 घंटे की बात की जाती थी, 25 घंटे की बात की जाती थी, अब दिनों में तब्दील होती लड़ाई 25 दिनों तक पहुंच गई है। ऐसे में कहां खड़ा पाते हैं इस वक्त आप रूस और यूक्रेन की सिचुएशन को? सचिन, मुझे आप 2.5 मिनट का टाइम दीजिएगा। बहुत संक्षेप में बोलूंगा, विस्तार में मैं बाद में बोलूंगा। देखिए, जो मुख्य 3 कारण हैं जिसके वजह से रूस को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो, और जैसे अनुमान कर रहे थे सभी लोग, ऐसा नहीं हुआ। पहला, ये लॉजिस्टिक फेलियर है। दूसरा, बायोलॉब 25 से 30 बायोलॉब यूक्रेन में अमेरिका के हैं, अमेरिका फंडेड हैं। तीसरा, जो ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड हैं वो मैचिंग नहीं है, क्योंकि यदि यूक्रेन की सेना 1,97,000 है, कॉल इट 2 लाख, तो हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि अटैकर और डिफेंडर का रेशियो होना चाहिए 3:1। तो रूस की सेना होनी चाहिए 6 लाख। रूस की सेना है 6 लाख नहीं डिप्लॉय किया गया है, 1.5 लाख डिप्लॉय किया गया है। तो ये तो मैचिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अब हम आते हैं पहला लॉजिस्टिक फेलियर पे। देखिए, रूस की सेना का जो लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम है वो है रेल बेस्ड, और रेल जंक्शन से टेम्पोररी पाइपलाइन डाला जाता है सप्लाई मेंटेनेंस करने के लिए। इस केस में यूक्रेन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो रेल हेड है वो मेन सिटीज में है। मेन सिटीज पूरी तरह से कब्जा में नहीं है रूस के, तो पर फोर्स वो ट्रक के माध्यम से भेज रहा है, और ट्रक के माध्यम से जब भेज रहा है तो ट्रक कैचअप नहीं कर रहा है, क्योंकि रूस का ये सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ट्रक सिस्टम। तो पहली बात तो ये है कि एडिक्वेट ट्रक्स नहीं है। दूसरा चीज है, जो ट्रक्स रोड पे आ रहे हैं तो जैम में फंस रहे हैं। उसको लोग कहते हैं कि यूक्रेन में कहते हैं, उसको बोलते हैं रास्पुतित्सा। रास्पुतित्सा का मतलब कि जो यूक्रेन में साल में 2 बार ऐसा वेदर आता है कि उसमें कीचड़ का प्रभाव बढ़ जाता है, मडी हो जाता है रोड सब, तो उसमें गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1812 में नेपोलियन को इसी कारण हार हुआ था, हिटलर को इसी कारण इसी क्षेत्र में हार हुआ था। रूस जब विड्रॉ कर रहा था उसको भी बहुत कठिनाई हुई थी। इतिहास फिर रिपीट कर रहा है। तो ये लॉजिस्टिक फेलियर है। जो फाइटिंग एशलॉन्स को मेंटेन होता है सप्लाई डेपो से। जो रूस की कैपेबिलिटी है वो 90 माइल्स तक सप्लाई डेपो से माल आगे भेज सकता है, चाहे म्यूनिशन हो, खाना हो, दवाई हो, ये सब है। लेकिन अभी रूस के जो ट्रुप्स हैं, फॉरवर्ड ट्रुप्स, वो 180 मील हैं। तो ये गैप जो हो रहा है वो खतरे की घंटी है। अच्छा, दूसरा चीज यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो कॉन्वॉय है, लॉजिस्टिक कॉन्वॉय, अभी कहा गया था कि 64 किलोमीटर लॉजिस्टिक कॉन्वॉय है, तो 1200 गाड़ियां तो अभी तक ठीक से पहुंची नहीं है, मुझे लगता है। तो क्यों? तो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि इसके लॉजिस्टिक कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय या डिटेन, या तो बर्बाद करो या रोको। यही कारण है। देखिए, खाली पेट रशियन ट्रूप्स नहीं लड़ सकते। खाना की कमी हो रही है, फ्यूल की कमी हो रही है, ये सब लॉजिस्टिक सप्लाई का। लेकिन फिर बात वही होती है ना सर कि कितने दिन तक, मेजर जनरल संजय सोई, फिर कितने दिन तक यूक्रेन ने रोक तो रखा है, रोका हुआ है। अब भी तस्वीरें आई कि अपना पुल तक उड़ा दिया, लेकिन कितने दिन तक टेबल पर बैठते हैं, बात कोई बनती नहीं है। 4 दौर की वार्ता जो है तीसरे राउंड तक पहुंच चुकी, ह्यूमन कॉरिडोर तक ही पहुंचा है, लेकिन कितने दिन तक दोनों तरफ से कम सप्लाई, या फिर दोनों तरफ से जो है साजो सामान या फिर राशन रहेगा? ऐसा है कि सचिन, जिस प्रकार से अब जंग में रशिया घुस चुका है, तो रशिया के पास अभी कोई चारा नहीं है पीछे जाने का। अगर पीछे जाता है तो समझिए पुतिन को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा वहां से, रशिया में से। तो आज डिसीजन लिया, इसलिए जैसे जनरल सेना ने बताया, मैं उन चीज़ों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि रशिया को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही हैं, और यूक्रेन का जो एक स्ट्रेटजी है अभी, जो ड्रोन के द्वारा अटैक कर रहे हैं, वो ब्रिज के जो उनकी फ्यूल वाले टैंकर हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लॉजिस्टिक चेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कि आगे वाले तो ठीक है, लेकिन जब उनके पास एम्यूनिशन नहीं पहुंचेगा, राशन नहीं पहुंचेगा, पेट्रोल नहीं पहुंचेगा, तो कैसे जंग लड़ेंगे? दूसरा, वो डिले करने की टैक्टिक्स है उनकी लगातार। आप देखिए, ब्रिज उड़ा दिए गए हैं, फिर कीव के अंदर, शहरों के अंदर वो डिफेंसेस बना रहे, लगातार ऑब्स्टिकल खड़े करते जा रहे, कंक्रीट से, लोहे से, ताकि यूक्रेन का उद्देश्य जितना ज्यादा डिले करे, जितना डिले होगा रशिया के लिए उतनी प्रॉब्लम होगी, दुनिया उतना उनके साथ खड़ी होती जाएगी।
हालांकि इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो यूक्रेन को ही भुगतना पड़ रहा है। आज की तारीख में आप देखिए कि यूक्रेन की बर्बादी हो रही है। आप जैसे अभी 2-3 मिनट पहले जो आप वीडियो दिखा रहे थे कि हर शहर में एक तरह से बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बस बर्बाद हो रहा है, बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो रही है, हजारों लाखों लोग रिफ्यूजी हो गए हैं जो दूसरे देश में शरणार्थी बन गए। तो ये जो जितना डिले होता जा रहा है इसका फैसला होने में, इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी जनता को मैं इस तरह से कहूंगा कि उनकी जनता की सोच बदल जाएगी। आज यूक्रेन इतना इंडस्ट्रियल कंट्री था, पढ़ा लिखा देश था और वहां की जनता शांति से रह रही थी, मजे से रह रही थी, लेकिन आज वो हथियार पढ़कर जंग लड़ने को मजबूर है हर सिविल आदमी। तो मुझे लग रहा है ये सीरिया, अफगानिस्तान, उस रास्ते पर यूक्रेन चलता जा रहा है जो अगली कुछ जनरेशन भी शायद बर्बाद ना हो जाए, जिसका मुझे बहुत बड़ा डर है। सचिन, वहीं आरएस मल्होत्रा साहब, फिर 4 बार टेबल पे बैठा गया, फिर क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? अगर पूरा विश्व जो है यूक्रेन के साथ हो गया तो क्यों फिर एक तरफ से जो है रशिया को नहीं मनाया जा रहा है कि आप भी अपना जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कम से कम टेबल पर बैठ करके बात कीजिए, कम से कम सीज फायर तो हो। जी, ये बातचीत 4 राउंड की हो गई, इनके फॉरेन मिनिस्टर भी इस बीच में मिल लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। उसकी वजह तो मुझे लगता है यही है कि जो 3 शर्तें प्रेसिडेंट पुतिन ने लगाई हैं वो शायद इतनी फेवरेबल है रशिया के लिए और यूक्रेन के एक किस्म की सॉवरेनिटी के ऊपर इम्पिंज होती हैं। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है इन शर्तों को मानने का, वो अभी पूरा भरा नहीं है। और मुझे लगता है जितनी देर इसको भरने में लगेगी, और लगेगी मुझे लगता है क्योंकि शर्तें सख्त हैं, तो ये युद्ध विराम हो नहीं रहा है। तो इन हालातों में तो ऐसा नजर आ रहा है कि चारों तरफ जो है जो यूक्रेन के सिटी हैं, सिटी आफ्टर सिटी बर्बाद होते जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब को भी कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और कुछ उनको एक कहते हैं ना स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी। पुतिन साहब को भी कुछ मुझे लगता है इस बारे में सोचना ही पड़ेगा कि जो उनकी शर्तें हैं वो बहुत सख्त हैं और जब तक वो उनको थोड़ा बहुत अमेनेबल नहीं करते हैं तो मुझे लगता है उन दोनों में आपस में समझौता होना अभी मुश्किल लग रहा है। हालांकि दुनिया का प्रेशर दोनों के ऊपर है, रशिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, उसके ऊपर तो इकोनॉमिक वॉर भी है, प्रोपेगेंडा में भी वो पीछे रह गए हैं, डिप्लोमेटिक वॉर में भी वो पीछे रह गए हैं, युद्ध के मैदान में भी वो अब स्टम्बल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक किस्म की उनकी बढ़ोतरी रुक गई है, बर्बादी जरूर वो कर पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं समझौते की बातचीत की जरूरत है, जो भारत भी बार बार उनको कह रहा है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पे ही आना पड़ेगा। लेकिन सेना साहब, इनसाइड अगर देखा जाए तो कितनी अभी भी जो है हम वनरेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है हम कह सकते हैं कि रशिया की बाकी है कि वो इसे प्रोलॉन्ग कर सकता है। संक्षेप में देखिए, ऐसा है कि कोई भी लड़ाई में कोई भी जो पार्टी होती है वो नहीं चाहती कि लड़ाई लंबा खींचे। 13 दिन में हमने बांग्लादेश लिबरेट किया, महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया था, ये जंग 25वां दिन है। तो कोई नहीं चाहता है, अटैकर भी चाहता है कि जल्दी जल्दी से खत्म करो, ऑब्जेक्टिव अचीव करो। लेकिन परिस्थिति ग्राउंड जीरो पे जो परिस्थिति है उसको आप अपने मर्जी से डिक्टेट नहीं कर सकते। जो मैंने बातें बताई, चाहे लॉजिस्टिक फेलियर की बात कराई, जैसे ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात कराई कि जो एडिक्वेट नहीं है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि डिले इसलिए हो रहा है कि अमेरिका ने और नाटो ने 25 से 30 अमेरिका फंडेड 25 से 30 बायो लैब है जो पैथोजेन वायरस पे काम कर रहा है। तो रूस को ये बात पता है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को 2020 में कहा था, या तो आप बर्बाद करो इसको लैब्स को, नहीं तो मैं बर्बाद करूंगा। तो रूस को ये बात पता है कि यदि आर्बिट्रेरी तरीके से ये बम्बार्डिंग शुरू करेगा, उसके पास ग्राड है, मल्टी लॉन्चर है रॉकेट्स, उससे तो ध्वस्त कर सकता है। ग्राड बहुत पावरफुल वेपन सिस्टम है। लेकिन रूस जानता है कि यदि वैसे जगह पे वो बम्बार्ड करेगा जहां से ये पैथोजेन वायरस निकल सकता है, तो हमने कोरोना में देखा 2 साल से विश्व तबाह हो गया, कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग मरे हैं पूरे विश्व में। तो यदि पैथोजेन रिलीज हुआ और वो हंगामा शुरू होगा तो रूस पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। लोग रूस पे ब्लेम लगाएंगे
कि आपने केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है, जो यूनाइटेड नेशंस और जेनेवा कन्वेंशन के तहत बैंड है। तो रूस इस बात को जानता है, इसीलिए वो फुल थ्रॉटल नहीं खींच रहा है, वो बहुत धीरे 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 अपनी मकसद की तरफ बढ़ना चाहता है। और ऐसी कोई उसको जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए कितने साल चले थे, तो ये तो मिलिट्री अप्रिसिएशन यही तो होता है, केटरिंग फॉर इम्पॉन्डरेबल्स, अनहोनी पर पूरा केटर करना। तो मेरा ख्याल है रूस वेट एंड वॉच गेम खेलेगा। और एक और मैं बिंदु कहता हूं कि जब तक रूस को मेन सिटीज पे, रूस के यूक्रेन के मेन सिटीज पे, चाहे खार्किव हो, चाहे सुमी हो, टर्निव हो नॉर्थ में, और साउथ में खरसन हो, माइकोलेव हो, जपोरोजिया हो, ओडेसा हो, मैरिपोल हो ईस्टर्न साइड में, तो जब तक ये सिटीज पे कैप्चर नहीं होगा तब तक रूस। लेकिन सर बात ये होती है ना, रूस कहता है कि मैंने कैप्चर कर ली, लेकिन फिर भी बमबार्डिंग की खबर वहां से आती रहती है। रूस अब कहां कह रहा है कि उसका कब्जा हो गया। मैं मैप के जरिए जरा दिखाना चाहता हूं। रूस ये कह रहा है कि चिन्ही में उसका कब्जा है, सुमी में उसका कब्जा है, खार्किव में उसका कब्जा है, वो तो कीव तक घुस चुका है, खरसान में उसका कब्जा है, माइकोलेव में वो घुस चुका है, ओडेसा में उसका कब्जा है, क्रीमिया में उसका कब्जा है, और मारिपोल में उसका कब्जा है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे हिसाब से तो है रूस जो है यूक्रेन को अपने कब्जे में ले चुका है। लेकिन फिर भी रह के जो है वहां से फायरिंग की आवाजें, वहां से रिटेलिएशन की आवाजें फिर कैसे आती हैं, या फिर कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि रूस फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.